part of the chapter. So, students, this is the second part of the chapter, the first slide. This is the second story of the black aeroplane. Earlier in the previous video, we discussed the first story of the seagull, and here we will discuss one of the another story in which there is the description of an aeroplane. So let's start the chapter without wasting the time. See part second. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. तो इस चैप्टर में जो राइटर है वो इस समय प्लेन उड़ा रहा था अपना, वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर अपने घर वापस जा रहा था। वो बताता है कि जब उसने उसने प्लेन को अपना उड़ाना स्टार्ट किया था उस समय मौसम बिल्कुल अच्छा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी मौसम में। कह रहा द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब जो चंद्रमा था वो पूरब दिशा की ओर था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और आकाश में जब मौसम अच्छा होता है तो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, और आकाश में अगर जो तारे नहीं है तो इसका मतलब बादल होंगे और मौसम खराब हो सकता है, और एरोप्लेन के लिए अच्छा मौसम बहुत जरूरी है। तो कह रहा है कि जब मैंने अपनी जो उड़ान थी उसको जब स्टार्ट किया था तो मौसम अच्छा था, आकाश में आकाश में सितारे चमचमा रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब इस समय रात का टाइम है, देशवासी सब सो रहे हैं, और कह रहा है कि इस समय इस सोते हुए कंट्री साइड में मैंने जब अपनी उड़ान को स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डोकेटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना डोकेटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, फ्रांस से मैं इंग्लैंड की ओर घर वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था कि मैं अपनी छुट्टी को अपने फैमिली के साथ बिताऊंगा, उनके साथ थोड़ा सा मैं टाइम पास कर दूंगा, मीन्स थोड़ा सा फैमिली वालों के साथ रहूंगा। आई लुक डेट, क्योंकि छुट्टियां बहुत जो फोर्स होता है उसमें छुट्टी बहुत मुश्किल होती है। तो कहता है कि आई लुक डेट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, इस समय सुबह का 1:30 हुआ था, यानी कि जो रात में 1:30 होता है वो होता है सुबह का, क्योंकि 12 बजे रात के बाद एएम लग जाता है, तो वो जो 1-1:30 बजे रात में होता है वो सुबह होता है। तो सुबह इस समय कह रहा था कि वो 1:30 हो रहा था मॉर्निंग। 1:30 मॉर्निंग कब होगा? जब रात का 1:30 बजेगा, और 1:30 दोपहर में होगा तो नून हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। स्टार्ट करें नेक्स्ट पैराग्राफ? यस सर। बताइए। यस सर करिए। Second paragraph is saying, I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो राइटर ने सोचा कि लाओ मैं कंट्रोल रूम से बात करूं, मैं अपने पेरिस कंट्रोल रूम से बात करता हूं। तो कंट्रोल रूम से बात करता है। आई थॉट, मैंने सोचा, उसने सोचा कि उसे अपने कंट्रोल रूम से बात करना चाहिए। एज ए लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब वो नोज ऑफ द एरोप्लेन का मतलब जो एरोप्लेन का फ्रंट एरिया होता है, वो अपने जो प्लेन की ओर जब देखता है उसके
नोच पार्ट की ओर देखता है तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो कहता है कि मुझे शहर की लाइटें दिख रही थी, एक बड़े से शहर की लाइटें दिख रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो पर, जो रेडियो का स्विच होता है उसको ऑन किया और रेडियो पे बोला, पेरिस कंट्रोल डकेटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। वो अपने कंट्रोल रूम से बात करता है कि पेरिस डकेटा 088 हियर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं फ्रांस से इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। तो देखिए उधर सर कंट्रोल रूम से क्या आवाज आती है। हाँ सर, ये जो DS008 क्या दिखा, 088 का दिखा सर, ये क्या नंबर, ये इसका इनका, प्लेन का ये नंबर। प्लेन का, हाँ प्लेन का नंबर, जो प्लेन का नंबर होता है ये वो है 088, डकेटा 088 इसके प्लेन का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। The voice from the radio answered me immediately, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS088, over। तो जो कंट्रोल रूम होते हैं वो एरो जो लोग पायलट होते हैं जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि उनको किस दिशा में मुड़ना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो रेडियो से आवाज आती है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो कंट्रोल रूम, जो मैंने बात की थी रेडियो पे, वहां से तुरंत ही उत्तर आता है, आंसर आता है। और उधर से आंसर आता है, DS088, आई कैन हियर यू। DS088, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ना है, DS088, ओवर। तो देखो जब वहां से पेरिस कंट्रोल रूम से रेडियो पे ये मैसेज आता है कि आपको DS मींस 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना है, तो देखो जो नरेटर है वो क्या कह रहा है, आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपने मैप, अपने नक्शे को देखा, एंड द कंपास, उसमें एक सुई लगी होती है, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। जो फ्यूल टैंक होते हैं वो प्लेन में 2 होते हैं, इमरजेंसी के लिए दूसरा वाला, और वैसे एक होता है, नॉर्मली सर, दूसरा होता है इमरजेंसी। नॉर्मली 2 होते हैं हर प्लेन में, एक में अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वो इमरजेंसी के रूप में दूसरा यूज कर सकते हैं। इसीलिए देखिए उसने लिखा है, स्विच्ड ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी दूसरा और आखिरी। तो दूसरा और आखिरी का मतलब क्या हुआ, सेकेंड एंड लास्ट मीन्स जो दूसरा है वही आखिरी भी है, मतलब उसके पहले फ्यूल जो टैंक है उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, अब उसका जो दूसरा फ्यूल टैंक है और वही जो उसका आखिरी फ्यूल टैंक है उसको वो स्विच करता है, ऑन करता है, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर अपने प्लेन को मोड़ते हुए इंग्लैंड की ओर मोड़ देता है। और वो ये सोच रहा है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो सोचता है कि अगर मैं जिस टाइम मैं इस समय जो फ्लाइट में मैं हूँ, अगर इसी स्पीड से मैं चलूंगा तो मुझे लगता है कि मैं, ब्रेकफास्ट का टाइम कब होता है, मॉर्निंग का, तो ब्रेकफास्ट के टाइम तक उसने सोचा कि मैं अपने फैमिली वाले के साथ रहूं, इस टाइम तक मैं अपने फैमिली तक पहुंच जाऊंगा, आई थॉट। और फिर कहता है कि अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अंग्रेजी नाश्ता। इंग्लैंड के लोग एक ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा नाश्ता करते हैं, हेवी डाइट लेते हैं ब्रेकफास्ट में। अंडा। एवरीथिंग वाज गोइंग, हाँ मतलब अच्छी चीजें वो ब्रेकफास्ट में, कहते हैं ना कि साइंस के अकॉर्डिंग आपको सुबह ज्यादा खाना चाहिए, दोपहर में कम खाना चाहिए, और रात में बिल्कुल ना के बराबर खाना चाहिए। तो वो उसी को फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में वो अच्छी डाइट लेते हैं। इससे रीजन ये होता है कि आपको पूरे टाइम में डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। अब मान लीजिए आपने रात को 11 बजे खाना बहुत ज्यादा खा लिया, अब आपको तो नींद लगेगी, तो उतना अच्छा तो आप टहल भी नहीं पाओगे, तो डायरेक्ट आपको ज्यादा डाइजेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मॉर्निंग में आप खाएंगे तो डाइजेशन के लिए लॉन्ग टाइम मिलता है आपको। इसलिए
कहता है कि अगर मैं इसी स्पीड से चलूंगा तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपनी फैमिली वालों के पास तक पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने फैमिली वालों के पास पहुंच जाऊंगा और एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा फैमिली के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही अच्छी उड़ान थी, कोई ऐसी खास दिक्कत इस उड़ान में नहीं हो रही थी। अब देखिए क्या होता है पैराग्राफ नेक्स्ट में। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस जो था वो मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने आकाश में बादल देखे। जब मैंने आकाश में बादल थे तो मैं पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था और अब मैं इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा था। फिर वो देखता है आई सॉ द क्लाउड्स। अभी तक जब उसने उड़ान को भरा था, देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द वेदर वाज वेरी फाइन, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। जब उसने उड़ान भरी थी तो एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, मौसम बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे वो फ्रांस इंग्लैंड के रास्ते की ओर बढ़ता है तो देखता है कि जब उसके पीछे 150 किलोमीटर पेरिस छूट गया तो देखता है कि उसको आकाश में बादल दिखाई देते हैं। आई सॉ द क्लाउड्स, मैंने आकाश में बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल देखे। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे, बहुत लार्ज थे। ह्यूज मीन्स लार्ज। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो बिल्कुल एक काले पर्वत के समान दिख रहे थे जो मेरे सामने आकाश में खड़े हुए थे। मेरे फ्लाइट के रास्ते में बिल्कुल एक काले पर्वत की तरह खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम कि मैं उन बादलों के ऊपर से उड़ान नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे एरोप्लेन के टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं अपनी डायरेक्शन को मोड़ूं नॉर्थ या साउथ की ओर जाके मैं उन क्लाउड्स को ओवर करूं, क्योंकि वो अपना सेकंड टैंक ऑलरेडी उसने यूज कर रहा था। तो इसलिए वो ज्यादा डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता था। अब उसके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि वो 150 किलोमीटर जो वो आगे पेरिस आ गया है वो वापस चला जाए, या फिर वो उन ब्लैक माउंटेन्स के बीच से अपना एरोप्लेन ले जाए और एक रिस्क ले। तो देखते हैं क्या करता है राइटर, रिस्क लेता है या वो वापस पेरिस की ओर जाता है। इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये पैराग्राफ यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? नॉर्थ और साउथ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए कहता है, हाँ बताइए। अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्टार्टेड नाउ। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. वो अपने मन में सोचता है कि इन काले बादलों को देखकर मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए या फिर मुझे रिस्क लेना चाहिए। अगर वो इंग्लैंड जा रहा था, अपनी फैमिली वालों से काफी दिन मिलने वाला था, और यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि नरेटर खाने का भूखा था तो वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए जाना चाहता था। वो अपनी फैमिली वालों से मिलना चाहता था, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उसको मौका मिला था, छुट्टी मिली थी कि वो अपने फैमिली वालों से मिल सके। और फैमिली वालों से मिलने में जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाधा उसके सामने आ गई थी, वो काले बादल, लाइक ब्लैक माउंटेन्स इन द स्काई। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो रिस्क ले, उन काले बादलों के बीच से अपनी उड़ान को भरे, या फिर वो पेरिस कंट्रोल रूम वापस चला जाए और अपना प्लान कैंसिल करे जो उसने सोच रखा है अपनी फैमिली वालों से मिलने का। तो देखिए क्या कहता है कि आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई के साथ यहाँ पे देखिए डबल एल लगा, मतलब विल है, तो मीन्स आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क अवश्य लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा।
एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधे अपने DS-088 डेकोटा एरोप्लेन को सीधे बादलों के बीच में उड़ान के लिए मतलब अपने उड़ान को चालू रखा। उसने न तो नॉर्थ की ओर अपने प्लेन को मुड़ा, न साउथ की ओर, क्योंकि इतना फ्यूल उसकी ओर नहीं था। अब ऐसे मान के चलिए कि आप अगर गाड़ी में आपके पेट्रोल कम है, आप सीधे रोड से जा रहे हैं, वहां पे रोड खराब हो, तो आप घूम के अगर जाएंगे तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा? तो इतना अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और मान लीजिए कीचड़ भरा रास्ता आगे है, तो आपके पास अगर दो ऑप्शन हो कि या तो आप उस कीचड़ भरे रास्ते पे गाड़ी को ले जाएं, उसमें गाड़ी फंसने के भी चांस है, और या फिर आप वापस जाइए, या फिर आप घूम के जाएंगे तो आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं। द सेम सिचुएशन इज बिफोर द पायलट, बिकॉज he is already using his second tank, which is the last fuel tank. So it means he cannot go in the north or south direction because he has the lackness of the fuel. He has only two choices. Either he should go straight into the stormy clouds or he should go back. So now see what he thought to be take risk. He thought that I will take the risk, and I will take that risk because I wanted to meet to my family. He wanted to meet his family. Why? Because after a long time he got the leaves to meet his family, and he was missing his family members. He was missing his family members, and that's why he says that I wanted that breakfast. It means मैं वो breakfast करना चाहता था. I told you earlier that he was not hungry of the breakfast. It means he was not hungry that he need that breakfast. He can arrange that breakfast in that plane also. But the reason was that he was missing his family members. And so he wanted to meet his family members. So he says that I wanted that breakfast. So he says that I will take the risk. मैं risk लूंगा. I thought I thought and I flew that old Dakota straight into the storm. और राइटर ने क्या किया, नरेटर ने क्या किया, पायलट ने यहाँ पे क्या किया कि अपने उस पुराने, एक तो प्लेन पुराना है उसका ओल्ड डेकोटा 088, उसको सीधे वो फिर स्टॉर्म में ले जाने को सोचता है कि मैं इन बादलों के बीच से होके जाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा। अब रिस्क लेने पे दो चीजें हो सकती हैं कि जो प्लेन है वो क्रैश भी हो सकता है, और इसलिए ये एक रिस्की काम था। बट पायलट टेक्स रिस्क टू मीट हिज फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली वालों से मिलना चाहता था, इसलिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। फिर देखो क्या होता है। अपने प्लेन को जब वो बादलों के बीच में ले जाता है तो देखिए उसे कैसा फील होता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही मैंने अपने प्लेन को उन बादलों के बीच में एंटर किया, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था, सब कुछ काला काला हो गया। काले बादलों के बीच में सब अंधेरा सा छा जाएगा। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड। जो मेरा प्लेन था 088 वो उछलने सा लगा। एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ट्विस्टेड मतलब इधर उधर गोता खाने लगा। जैसे प्लेन इधर उधर नहीं होने लगता, ट्विस्ट होने लगता। तो उसका जो प्लेन था वो लहराने लगा, मतलब वो जंप होने लगा, ट्विस्ट होने लगा इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास। उसने अपनी जो डायरेक्शन वाली घड़ी होती है जिसमें वो सुई लगी होती है, आई कुड नॉट बिलीव। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। एक मिनट, माई आईज, अपनी आंखों पे। यहाँ पे देखिए ये फिगर में जो पायलट है वो प्लेन को उड़ा रहा है। सामने देखिए ब्लैक क्लाउड्स हैं, स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह, काले पर्वतों की तरह। और इन काले बादलों के बीच में जब नरेटर, जब पायलट अपना प्लेन एंटर कराता है तो बादलों में तो पूरा अंधेरा से छा जाता है। पायलट अपने आप से कहता है, नरेटर अपने आप से यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे जो नरेटर है वही पायलट जो है वही नरेटर है।
वो कहता है कि जब मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई आईज, आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई आईज, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो मेरी डायरेक्शन वाली जो घड़ी थी बिल्कुल गोल गोल बहुत तेजी से घूम रही थी, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, पूरा चक्कर काट रही थी बड़ी तेजी डायरेक्शन में। और फाइनली क्या हुआ कि जो उसकी जो डायरेक्शन बताने वाली घड़ी थी, जो कंपास था, इट वॉज डेड, वो घड़ी खराब हो गई। अब प्लेन में आप ये जानते हैं कि प्लेन की जो कंपास होता है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी की सहायता से जो पायलट हैं वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं ये उनको पता रहता है। हालांकि कई इमरजेंसी टूल्स भी रहते हैं, अब देखें क्या होता आगे। तो उसका जो कंपास था जो उसको डायरेक्शन बताता था, इट वॉज डेड, वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम करने वाला नहीं था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी थे जो जिनसे वो हेल्प ले सकता था, अचानक वो सारे भी खराब हो गए। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे जिनकी वो हेल्प ले सकता था कंपास खराब होने के बाद, वो भी खराब हो गए, अचानक वो भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, नरेटर जो था जो पायलट के रोल में है वो कहता है कि मैंने कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश की। वो एक बार देखिए पेरिस कंट्रोल रूम में फिर से बात करता है और क्या कहता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझको सुन सकते हैं, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। देयर वॉज नो आंसर, कंट्रोल रूम से भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, जो उसका रेडियो था वो भी खराब हो गया। अब आप सोचिए कि उसको कंट्रोल रूम से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी, कंट्रोल रूम भी कोई हेल्प नहीं कर पा, क्योंकि रडार पे कंट्रोल रूम को प्लेन दिखता है, वो पायलट को डायरेक्शन देता है और वहां से वो अपने प्लेन को सुरक्षित निकाल सकता था। लेकिन रेडियो भी खराब, उसकी जो कंपास डायरेक्शन बताती वो भी खराब, और जो अदर इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका वो यूज कर सकता था वो भी खराब। इट मीन्स अ प्लेन में आप हैं और आपके सारे इंस्ट्रूमेंट बेकार। अब देखिए क्या होता है। देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, जो मेरा रेडियो था वो भी खराब हो गया था और मुझे पेरिस कंट्रोल से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, न तो मेरे पास अब रेडियो था, न मेरे पास कंपास था, और न ही मैं ये देख पा रहा था कि मैं हूं कहाँ पे, क्योंकि उन काले बादलों में उसको कुछ दिख भी नहीं रहा था बाहर। कहता है कि आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस काले तूफान में बिल्कुल खो सा गया था। देन, तब, इन द क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अचानक उन्हीं काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास में, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उस एरोप्लेन के पंखों पे, विंग्स मीन्स पंख, उस पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख रहा था कि वो प्लेन जो था वो मेरे प्लेन के आगे आगे उड़ रहा था उसी तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं उस प्लेन के पायलट का चेहरा भी था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उस ऐसे तूफान में जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट सही ना हो, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए हों, ऐसी कंडीशन में आप ये सोचिए कि अगर आपको कोई दूसरा वहां साथी मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन रियल में क्या वहां पे कोई प्लेन है? क्या रियल में कोई वहां दूसरा प्लेन होगा? आप महसूस करिए, क्या उस तूफान में कोई दूसरा प्लेन जिसके विंग्स पे लाइट भी ना हो? ये केवल नरेटर की इमेजिनेशन है, उसकी एक कल्पना है कि वहां पे उसे एक दूसरा प्लेन दिखता है जिसके विंग्स पे लाइट नहीं है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं वहां पे दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश था
ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाकर इशारा किया कि मेरे पीछे की ओर आ जाओ, मतलब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। जैसे उसने एक हाथ इशारा करके कहा हो कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो जैसे हाथ के इशारा करके कह रहा हो कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूं इस स्टॉर्मी तूफान में। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि जो पायलट है दूसरे प्लेन का, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के आगे। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसके पीछे पीछे चल सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बहुत खुश था इस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे चलकर। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, कि आगे आगे कोई चलता है और बच्चा पीछे पीछे उसके चलता रहता है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो जो अजनबी एरोप्लेन था वो मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, काले बादलों में। नाउ, अब ये लेडी जो है ये कंट्रोल रूम में बैठी है और ये पायलट यहाँ पे आता है, और ये पायलट इस लेडी से पूछेगा कि जो दूसरा प्लेन उड़ रहा था मेरे साथ में, वो कौन था, उसे कौन उड़ा रहा था। वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है। वहां से उस तूफान से निकलकर राइटर आ जाता है और कहता है कि आधे घंटे बाद भी तूफान में मेरे आगे आगे वो प्लेन था और मैं पीछे पीछे एक बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछे पीछे चल रहा था। नाउ कहता है कि नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड Dakota's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब कहता है कि जो मेरा प्लेन था जिसका नाम Dakota 088 था, उसमें अब केवल 5 से 10 मिनट उड़ान भरने का फ्यूल और बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं एक बार फिर से, मुझे डर लगने लगा। फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, कि अब मेरे प्लेन में 10 मिनट उड़ान भर का और फ्यूल बचा है, और अगर प्लेन में फ्यूल नहीं होगा तो क्या होगा। ऑप्शन राइटर के पास क्या होगा, नरेटर सॉरी पायलट के पास, या तो वो पैराशूट लगा के प्लेन से नीचे कूद जाए और प्लेन को क्रैश होने दे, बिना फ्यूल के भी प्लेन नहीं उड़ेगा। अब उसके पास जब 10 मिनट और फ्लाइंग के लिए बचे तो डर गया कि अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर वो नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उस तूफान में मैंने उस एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, उसके पीछे पीछे में चलता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं बादलों के बाहर आ गया, मैं इन काले बादलों के बीच से बाहर निकल आया। एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me, and saw 2 long straight lines of lights in front of me, और मैंने अपने सामने 2 लंबी सी लाइट की लाइनें देखी। जैसे कि आपने देखा होगा जो रनवे होता है, रनवे पे लाइट जला करती है, तो उस रनवे पे जो लाइटें जल रही थी वो उसी की 2 लाइनें थी, लंबी सी 2 लाइनें लाइटों की जल रही थी। इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था जिसपे प्लेन उड़ान भरता है। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का रनवे था। आई वॉज सेफ, पायलट अपने आप से कहता कि मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने मुड़कर उस अजनबी में उस ब्लैक एरोप्लेन को मैंने पीछे मुड़कर देखा, और मैं, देखो यहाँ माई फ्रेंड कहता है, यानी अपने उस दोस्त को वो थैंक्स बोलना चाहता था कि वो उसे किसी तरह निकाल लाया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, उस आकाश में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला ऐसा एरोप्लेन जो
नरेटर की हेल्प करने के लिए आ गया था, जिसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। वहां पे अब कोई प्लेन आकाश में नहीं था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे वो आकाश में प्लेन कहीं भी नहीं दिख रहा था। अब नरेटर देखिए आता है कंट्रोल रूम के पास। आई लैंडेड, मैंने अपने प्लेन को रनवे पे लैंड कराया, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और वो आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, मतलब मैंने अफसोस नहीं किया वहां तक फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो पायलट वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, वो कंट्रोल रूम में जाता है जहां पे एक लेडीज बैठी थी। ये देखिए ऊपर पिक्चर में, ये लेडीज बैठी है कंट्रोल टावर में, पिक्चर दिख रही है, और ये पिक्चर दिख रही है। यस सर। और ये पायलट आता है अपने प्लेन को लैंड करके, और इससे पूछता है, ये कंट्रोल रूम में लेडी है, इससे पूछता है, कहता है कि I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने अपने प्लेन को लैंड कराया और इसमें मैंने कोई इस बात में मैं अफसोस महसूस नहीं किया। मैं पैदल ही चलकर कंट्रोल टावर की ओर जाता हूँ, और मैं वहां पे बैठी हुई लेडी से पूछता हूँ। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन, मैं गया और मैंने एक लेडी जो वहां कंट्रोल रूम में बैठी थी उससे पूछा, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, मतलब मेरी डायरेक्शन क्या थी। पूछता है, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। उस लेडी से पूछता है कि मेरी डायरेक्शन क्या थी, मैं बादल में आकाश में कहां पर था, और जो मेरे साथ दूसरा प्लेन उड़ रहा था उसका पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, पायलट कहता है कि मैं उस पर्सन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने ऐन वक्त पर आकर, मेन टाइम पे आकर मुझे बचा लिया, वरना उसका प्लेन क्रैश हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। तो जो पायलट है वो उसको थैंक्स बोलना चाहता है। तो लेडी उसकी ओर बड़ी ही स्ट्रेंजली, बड़ी ही विचित्र तरीके से देखती है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी ओर बहुत ही विचित्र तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। कहती है, अनदर एरोप्लेन, दूसरा प्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, वो बताती है कि आज की रात कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एक इकलौता जहाज ऐसे तूफान, तुम्हारा ही इकलौता प्लेन ऐसे तूफान में था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मुझे रडार पे दिख रहा था। रडार पे मुझे तुम्हारे प्लेन के अलावा कोई दूसरा प्लेन नहीं दिख रहा था, और कोई दूसरा प्लेन था भी नहीं। अब जब पायलट से कंट्रोल टावर की वो लेडी इस तरह कहती है कि उसे हंसते हुए एक मजाकिया वे में कहती है कि दूसरा प्लेन ऐसे तूफान में कोई दूसरा प्लेन नहीं था बादलों में, केवल तुम्हारा ही इकलौता प्लेन था। तो राइटर, दो पायलट मन में सोचने लगता है, तो फिर वो प्लेन था कौन। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? फिर वो कहता है कि फिर मेरी किसने मदद की मुझे यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और बिना किसी अधिक फ्यूल के। मतलब उसके टैंक में फ्यूल भी कम था, उसका रेडियो भी खराब था, उसका कंपास भी खराब था, उसके सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब थे। तो कहता उसने किसने मेरी मदद की सेफली यहाँ तक पहुंचने में। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अजनबी काले से एरोप्लेन में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो ऐसे तूफान में बिना लाइट के फ्लाइंग कर रहा था। अब देखो यहीं पे यही चैप्टर फिनिश हो गया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये दूसरा प्लेन कौन था, है क्वेश्चन कि नहीं। यस सर। यस सर।
अब मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये आखिर दूसरा प्लेन फिर कौन सा था जो राइटर को उस स्टॉर्म से निकाल कर लाया। तो एक्चुअली में वो दूसरा प्लेन कोई नहीं था, वो नरेटर की एक इमेजिनेशन केवल थी, एक कल्पना थी, और उसका जो खुद का कॉन्फिडेंस था, जो खुद का कॉन्फिडेंस था कि ऐसी सिचुएशन आ गई है। देखो उसने कहा कि एक ऐसा प्लेन आया जिसके विंग्स पे लाइट नहीं थी, यानी कुछ प्लेन में कोई लाइट नहीं थी। सेम मतलब एक कोई ऐसा पॉसिबल है कि कोई अंधेरे में ऐसे प्लेन होगा उसमें लाइट भी नहीं होगी, खराब एरोप्लेन एकदम से आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं। तो ये तो केवल उसकी एक इमेजिनेशन थी, उसका कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ऐसा महसूस कराया कि मेरे आगे कोई चल रहा है, और वो उसको फॉलो करते हुए निकल आया। मतलब उसके मन में जो डर था इन काले बादलों में फंसने का, वो उसके मन से डर निकल गया और उसको ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी हेल्प कर रहा है और आगे आगे चल रहा है। तो इट वॉज ओनली द पायलट्स इमेजिनेशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं था। ठीक है, जिसने उसको सेफली वहां से निकाल लिया और नरेटर की लाइफ भी बच गई। यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस तब Okay. तक के लिए Okay. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We will meet in the next lecture soon. Watch the full video on my Thank you, sir. YouTube channel also, and like it and comment it, okay? And share it Okay, also. sir. Thank you, sir. Okay, okay.